वेलकम एवरीवन, वेलकम टू एनएससी जेई। तो आज हम लोग एक ऐसा टॉपिक लेके आए हैं जिसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स रहती है लिक्विड सोल्यूशन के चैप्टर में। और एक ऐसा टॉपिक जो पहली बार में समझना बहुत ही मुश्किल लगता है, लेकिन हम उसको बहुत इजी कर देंगे। सो द टॉपिक इज एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स। तो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स ना पहली बार में सुनने में आसान लगता है। एनसीईआरटी में थोड़ा सा पैरा दे रखा है, लेकिन एप्लीकेशन वाइज जब क्वेश्चंस आते हैं, जेई में जब क्वेश्चंस आएंगे तो वो उस पैरा से नहीं हो पाएंगे। उसके लिए हमें थोड़ी एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए, एडिशनल नॉलेज चाहिए, और कॉन्सेप्चुअली हमें ये जानना होगा कि एजियोट्रॉप में हो क्या रहा है। तो स्टार्ट करते हैं एजियोट्रॉप को। तो एजियोट्रॉप में समझने से पहले हम लोगों को ये समझना आना चाहिए कि व्हाट एग्जैक्टली इज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो एजियोट्रॉप को तो हम समझ जाएंगे, लेकिन पहले एजियोट्रॉप का केस ही क्यों आ रहा है वो समझते हैं। ठीक है, तो हम लोग लिक्विड सॉल्यूशंस में ये पढ़ के आए हैं कि हमारे पास तीन टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं। आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं, पॉजिटिव डेविएशन वाले होते हैं, और नेगेटिव डेविएशन वाले होते हैं। किसके बेसिस पे होता है ये? राउल्ट्स लॉ के बेसिस पे होता है। तो हम लोग ये देखेंगे कि पहले अगर आइडियल सोल्यूशन की बात करता हूं, उस केस में क्या होना चाहिए जब हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं। अगर पॉजिटिव डेविएशन वाला सोल्यूशन है उस केस में क्या होगा, नेगेटिव वाला है तो उस केस में क्या होगा। तो स्टार्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहले हम लोग यही देखेंगे कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन अगर मैं एक आइडियल सोल्यूशन में करूं तो मुझे को क्या मिलने वाला है। तो टॉपिक जो हमारा है वो है एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का। ठीक है, तो इसके लिए मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मुझे प्लॉट देखना पड़ेगा किसका, टेम्परेचर वर्सेस मोल फ्रैक्शन का। क्योंकि ये अगर चीज मुझे क्लियर हो गई, और ये आपको बहुत ज्यादा बुक्स में नहीं मिलेगा, इसके लिए समझना, ध्यान से समझना, एनसीईआरटी में नहीं गिवन ये। तो इस प्लॉट को अगर हम समझ गए तो हम लोग एजियोट्रॉप की गहराई में जा सकते हैं। ठीक है, तो प्लॉट आपके पास किसका, टेम्परेचर अगेंस्ट मोल फ्रैक्शन ऑफ आइडियल सोल्यूशन। तो हम लोग ये देखेंगे कि व्हाट एग्जैक्टली इज दिस प्लॉट। तो इस प्लॉट को समझने के लिए प्लॉट बना लेते हैं, दैट इज ए ग्राफ बना लेता हूं मैं। ठीक है, ये हमने बनाया। अब हम लोग क्या क्या प्लॉट कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है। हमारे पास एक आइडियल सोल्यूशन है, ठीक है, और यहां पे मेरे पास क्या है, अगर मैं इस इधर प्लॉट करूं तो ये मैं प्लॉट कर रहा हूं टेम्परेचर को। इस साइड टेम्परेचर है, इधर भी टेम्परेचर है, और नीचे मेरे पास मोल फ्रैक्शंस हैं। अब ध्यान देखने वाली बात यह है कि हम लोग सोल्यूशन की बात कर रहे हैं, और सोल्यूशन में दो कंपोनेंट्स होते हैं, मान लो ए और बी, और दोनों में से किसी एक का प्रेशर ज्यादा हो सकता है, किसी एक का प्रेशर कम हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग को टेम्परेचर को प्लॉट करना है किसके साथ, मोल फ्रैक्शंस के साथ। तो मेरे पास सोल्यूशन में दो कंपोनेंट होंगे, एक कोई मान लो ए है, एक कोई मान लो बी है। तो मैं क्या मान लेता हूं, इस साइड मेरे पास बी है, इस साइड मेरे पास ए है। तो यहाँ पे जो रिप्रेजेंट होगा, यहाँ पे कोई टेम्परेचर है, ए और बी है। अब इनके नीचे की तरफ अगर मैं मोल फ्रैक्शंस को डिनोट करूं तो यहाँ एक्स भी डिनोट कर दो, जो यहाँ पे जा रहा है 1 की तरफ, और यहाँ पे 0 है वही वैल्यू, और एक्स के डिनोट कर देते हैं, जो यहाँ पे तो 1 है और यहाँ पे 0 है। तो ये मैंने मोल फ्रैक्शंस भी डिनोट कर दिए दोनों कंपोनेंट्स के, किसके, सोल्यूशन के, और टेम्परेचर भी डिनोट कर दिया। इंपॉर्टेंट ये है कि मैं अभी कोई असम्पशन लेना पड़ेगा, इन अब दो अलग अलग हैं, तो किसी एक का वेपर प्रेशर ज्यादा हो, कोई ज्यादा वोलेटाइल होगा। तो मैंने ये मान लिया कि ए इज मोर वोलेटाइल, ए इज मोर वोलेटाइल, ये मैं मान के चल रहा हूं। तो अगर ए इज मोर वोलेटाइल तो मुझे पता है क्या, कि पी नॉट ए इज ग्रेटर देन पी नॉट बी। तो ए का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा एज कंपेयर टू बी, यही मोर वोलेटाइल की डेफिनेशन है। लेकिन अगर जो चीज ज्यादा वोलेटाइल होती है उसका जो टेम्परेचर होता है, जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, वो कम हो जाएगा। दैट इज, अगर मैं टी नॉट ए की बात करूं, बॉइलिंग की, वो कम हो जाएगा एज कंपेयर टू टी नॉट बी। तो यही हम लोग प्लॉट कर रहे हैं कहाँ, वाई एक्सिस पे। तो मुझे एक चीज समझ आई कि जो मेरा टी बी नॉट होगा वो कुछ ज्यादा वैल्यू होगा, और टी ए नॉट होगा वो कुछ कम होगा। तो यहाँ पे हम लोग बना देते हैं, दिस इज टी नॉट ए, दिस इज टी नॉट बी। तो ये क्या है, ये बॉइलिंग पॉइंट्स हैं प्योर सॉल्वेंट्स के। ठीक है, अगर इंडिविजुअली आप बी लेते उसका बॉइलिंग पॉइंट, इंडिविजुअली ए लेते उसका बॉइलिंग पॉइंट। तो अब हम अपने को क्या करना है, अपने को ये देखना है कि इनका ग्राफ कैसा आएगा। तो यार इसका ग्राफ जो आता है एक्सपेरिमेंटली वो कुछ इस टाइप का आता है, दैट इज स्ट्रेट लाइन नहीं आती, एक कर्विलिनियर लाइन आ रही है। तो स्ट्रेट लाइन राउट्स लॉ में आती थी, लेकिन अब की बार एक कर्विलिनियर लाइन आ रही है, और दो लाइंस रिप्रेजेंट किया। दो लाइंस का इंपॉर्टेंस ये है कि जो नीचे वाला पार्ट है आपका,
वो कैसा है, दैट इज अ लिक्विड। तो नीचे हमारे पास लिक्विड स्टेट है और ऊपर कैसी स्टेट है, ऊपर वाली स्टेट है हमारी वेपर की। तो जो नीचे वाली लाइन रिप्रेजेंट कर रही है वो लिक्विड को रिप्रेजेंट कर रही है, लिक्विड स्टेट को रिप्रेजेंट कर रही है, ऊपर वाली लाइन वेपर स्टेट को रिप्रेजेंट कर रही है। और जो बीच वाला पार्ट है, दैट इज जो ये वाला पार्ट आ रहा है, ये वाला पार्ट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इट इज रिप्रेजेंटिंग लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम। तो ये वाला पार्ट हमारा लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हमें समझने वाली बात यही है कि नीचे हमें मोल फ्रैक्शंस जो आ रही हैं वो लिक्विड्स के हिसाब से आ रही हैं, ऊपर हमारे वेपर के हिसाब से आ रही हैं। अब मैं क्या कह रहा हूं, मैं ठीक है, ये तो हमें ठीक है, हमें समझ आ गया कि एक्सपेरिमेंटली कुछ ऐसा ग्राफ आ रहा है, लेकिन अब इस ग्राफ को एक्चुअली यूज करते हैं समझने के लिए कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में होगा क्या। तो हम लोग क्या करते हैं, एक सोल्यूशन लेके चलते हैं। दैट इज मेरे पास कोई सोल्यूशन है जिसकी अब यहाँ पे मैं कहां से स्टार्ट करता हूं, मैं ना यहां से स्टार्ट करता हूं, इस पॉइंट से। इस पॉइंट पे मेरे पास क्या है, एक लिक्विड सोल्यूशन है जिसकी प्रोपोर्शनली अब कुछ वैल्यूज होंगी इसकी। तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे मान लो अभी कुछ वैल्यूज लिख लेता हूं मैं। दैट इज मेरे पास एक्स ए है 0.2 मान लेते हैं, और एक्स भी इस पॉइंट पे मान लेते हैं 0.8 होगा। ये मैं वैल्यूज मान के चल रहा हूँ, कुछ भी हो सकती हैं, अभी के लिए मैंने ये वैल्यूज ले ली। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे जो मेरे पास लिक्विड था, अब मैं धीरे धीरे क्या कर रहा हूं, इसी लिक्विड का जिसमें क्या है 0.2 XA है, दैट इज 0.2 मोल फ्रैक्शन ए की है और 0.8 मोल फ्रैक्शन बी की है। अगर मैं इसको हीट करना स्टार्ट करूं, तो एक लिक्विड को अगर मैं हीट करूंगा तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा, लेकिन उससे कॉम्पोजिशन में कोई चेंज थोड़ा ना आएगा। आपके पास कोई सोल्यूशन पड़ा है, आपने उसको हीट करना स्टार्ट किया, तो वो क्या कर सकता है, उसका अपना टेम्परेचर बढ़ाएगा, नो डाउट, क्योंकि आप हीट दे रहे हो, लेकिन वो अपनी कॉम्पोजिशन चेंज तो नहीं कर सकता। तो अब हम लोग क्या बोलेंगे कि इसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा और धीरे धीरे करके क्या होगा, ये ऊपर जाएगा, दैट इज ये इस लाइन के थ्रू जाएगा। तो जब वो यहां पे पहुंच गया, इस पॉइंट पे पहुंच गया, इस पॉइंट को अभी के लिए मैं सी बोल देता हूं, जब वो सी पॉइंट पे पहुंच गया, आप एक चीज रियलाइज कर रहे हो, अब क्या होगा, अब वो लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम पे आ गया। सी पॉइंट क्या है, सी पॉइंट उसका बॉइलिंग पॉइंट है उस सोल्यूशन का। और जब भी बॉइलिंग पॉइंट आता है, ये बात हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं, बॉइलिंग पॉइंट एक फिक्स टेम्परेचर पॉइंट होता है, दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस। अगर मैं वाटर का बॉइलिंग पॉइंट बोलता हूं, तो 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होगा, लेकिन टेम्परेचर क्या रहेगा, टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट रहेगा। और अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो मुझे पता है सी पॉइंट पे पहुंचने के बाद ये अब ऊपर नहीं जा सकता, इसको अब कैसे मूव करना पड़ेगा, इसको अब हॉरिजॉन्टली मूव करना पड़ेगा। तो सी पॉइंट कौन सा पॉइंट है, उसका बॉइलिंग पॉइंट है, और बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचने के बाद वो अपना कंपोजिशन चेंज करने पड़ेगी। क्यों, क्योंकि वो अपना टेम्परेचर चेंज नहीं कर सकता। तो अब की बार सी के बाद उसका मूवमेंट कैसे होगी, सी के बाद ध्यान दो ऐसी मूवमेंट होगी उसकी, दैट इज वो कुछ इस तरफ जाएगा। तो यहां से वो पहुंच गया इस पॉइंट डी पे। अब डी पॉइंट पता क्या है, डी पॉइंट पे एक्चुअली देखो किस लाइन पे है, वो अपवर्ड लाइन में, क्योंकि वो वेपर वाली लाइन पे चला गया। तो अब डी पे एक सोल्यूशन जो था हमारे पास, वो किस रूप में चला गया, वो वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो गया। और अगर वो वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है, तो समझ आ रहे हैं, यहां पे एक बार को हाइपोथेटिकली सोचो कि यार इसकी वैल्यूज क्या होंगी। मान लो अगर हम ध्यान से दें, नो डाउट एक्स एक्सिस पे अगर हम आते हैं, इस पॉइंट पे अगर हम नीचे वैल्यूज चेक करें, तो एक्स ए की कुछ वैल्यू ज्यादा आ रही है, एक्स बी की कुछ वैल्यू कम आ रही है। तो यहाँ पे हमारे पास वेपर फेज में है, तो कुछ वाई की वैल्यू मैं मान रहा हूँ अभी के लिए कितना है 0.7 हो जाएगी, और वाई बी की वैल्यू कितनी हो गई 0.3 हो गई। अभी ये वेपर फेज में है, और एक्स आपके एक्स एक्सिस में रिप्रेजेंट क्या कर रहे हैं हम लोग, मोल फ्रैक्शंस रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, वो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, वो मोल फ्रैक्शन ऑफ वेपर रिप्रेजेंट हो रही है। तभी मैंने YA को लिख दिया 0.7, YB को लिख दिया 0.3। ये कैसे आ रहे हैं, ये मैंने रैंडम वैल्यूज मानी, मैंने कहा इसके अराउंड कुछ कुछ होगा, ठीक है, ये बस समझाने के लिए बता रहा हूं आपको। कुछ भी वैल्यूज अटेन कर सकता है, डिपेंड करेगा पी नॉट वैल्यू क्या है, पी नॉट ए क्या है, पी नॉट बी क्या है। तो अगर ये डी पॉइंट पे पहुंच गया, डी पॉइंट पे आप एक चीज देख रहे हो, उसका मोल फ्रैक्शन जो वेपर में है किसका, ए का, वो 0.7 हो गया, और बी कितना हो गया 0.3। और पहले कितना था, पहले ए था 0.2, अब हो गया 0.7। और हमने एक चीज और बोली थी, हमने पहले ही स्टार्टिंग में ये चीज बोल दी थी, दैट इज ए इज मोर वोलाटाइल।
और अगर ए मोर वोलाटाइल है, वो हम लोग पहले फिजिकली मान रहे थे कि अगर ए मोर वोलाटाइल है तो वेपर में ज्यादा जाएगा। अब हमने उसको थ्योरेटिकली प्रूव भी कर दिया विद द हेल्प ऑफ दिस ग्राफ कि अगर ए मोर वोलाटाइल होगा तो वो वेपर फेज में ज्यादा जाएगा, और वेपर फेज में जो चीज ज्यादा जाएगी वो कौन सी होगी, जो ज्यादा वोलाटाइल होगी, वो हमेशा ये चीज ट्रू होगी। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको वेपर फेज में ले गए, दैट इज पॉइंट डी तक ले गए। ये तो हुआ थ्योरेटिकली हमने क्या किया। अब यही चीज हम लोग एक्सपेरिमेंटली कैसे करते हैं उसको देखते हैं। तो एक्सपेरिमेंटली अभी इस ग्राफ पे हम लोग वापस आएंगे, लेकिन यहां पॉइंट से अगर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इस पॉइंट से, दैट इज ये पॉइंट ए बोल दो, इसको कुछ एम बोल देता हूं। एम पॉइंट से हम लोग सी पॉइंट पे गए, सी पॉइंट से हम लोग डी पॉइंट पे गए, ठीक है। तो अब हम लोग यही देख रहे हैं एक्सपेरिमेंटली लैब में हम लोग इस एक्सपेरिमेंट को कैसे करते हैं। तो यहां से आ जाते हैं, मैंने एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप कर रखा है इसका ऑलरेडी। तो हमारे पास क्या है, यहाँ पे एक बीकर है राउंड, ये एक राउंड बॉटम फ्लास्क है हमारे पास। और यहाँ पे हमारे पास क्या है, उसके नीचे मैंने फ्लेम एस्बेस्टोस है, नीचे फ्लेम लगा रखी, बंसन बर्नर, हमारे पास सब सेटअप है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे पास इसी राउंड बॉटम फ्लास्क में क्या पड़ा हुआ है, मेरे पास कोई सोल्यूशन पड़ा हुआ है, ठीक है। हमने सोल्यूशन कैसा लिया था, हमने सोल्यूशन लिया था जिसमें मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कितनी थी, 0.2 थी, और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कितनी है, 0.8 है। तो ये देखो ध्यान से, यही ग्राफ में हम लोगों ने यहाँ इस पॉइंट से स्टार्ट किया था जहां पे 0.2 और 0.8 मोल फ्रैक्शंस है सोल्यूशन में, ठीक है। तो सोल्यूशन में हमारे पास थी, हमने उसको धीरे धीरे क्या करा, धीरे धीरे हमने उसको हीट करना स्टार्ट किया। तो धीरे धीरे हीट करेंगे तो इसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा, इंक्रीज होते 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 ये कहाँ पहुंच जाएगा, ये उस पॉइंट पे पहुंच जाएगा कहाँ पे, जब ये बॉईल करना स्टार्ट कर जाएगा। और बॉईल कर जब वो कर रहा है तो मुझे क्या पता है, मुझे ये पता है, ध्यान से देखो इस ग्राफ को, कि वो कहाँ जाएगा, ये जब इस पॉइंट पे पहुंचा तो डी पे जाके बॉईल होएगा, डी पे जब वो वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो गया तो जो उसकी मोल फ्रैक्शंस आ रही हैं YA और YB वो कितनी आ रही हैं, 0.7 और 0.3। तो अब अगर ये बॉईल होना स्टार्ट होगा तो इससे कुछ वेपर्स बनेंगे, यहां से कुछ वेपर बनेंगे, वेपर बनेंगे, वेपर बनेंगे, यहां तक पहुंचे। ये वेपर की अगर मैं कॉम्पोजिशन लिखूं आपको, तो ये YA की वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ पे 0.7 आ रही है, और YB की वैल्यू कितनी आ रही है, 0.3 आ रही है। तो ये चीज मुझे समझ आ गई कि वेपर फेज में आपका YA बढ़ जाएगा, A की अमाउंट बढ़ जाएगी, B की अमाउंट कम हो जाएगी। अब ये क्या सिस्टम सेट किया यहाँ पे, ये जो चीज है इसको हम लोग बोलते हैं कूलेंट। तो ये कूलिंग सिस्टम है, वो क्या कर रहा है, वो उसी वेपर को अब क्या कर रहा है, ठंडा कर रहा है। तो वेपर को ठंडा कर देंगे, दैट इज कंडेंस कर देंगे, तो वापस वो लिक्विड स्टेट में आ जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे वापस यही वेपर लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो गया, और ये यहाँ पे सोल्यूशन बना देगा। लेकिन इस टाइम पे इसकी कॉम्पोजिशन चेंज हो जाएगी, ये कुछ एक्से डैश हो जाएगी, यहाँ कुछ एक्सपी डैश हो जाएगी। ध्यान में देने वाली बात यही है कि वेपर को कूल किया और कोई चेंज नहीं किया। तो एक्से डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्ट्रेट अवे 0.7 हो जाएगी, एक्सपी डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0.3 हो जाएगी। तो हमने किया क्या, वेपर जब बन गया हमारा, उसी वेपर को कूलेंट के थ्रू कूल कर दिया, कंडेंस कर दिया, कंडेंस करेंगे तो वेपर क्या बन जाएगा, वापस लिक्विड स्टेट में आ जाएगा। लेकिन अब की बार कॉम्पोजिशन क्या हो जाएगी, कॉम्पोजिशन चेंज हो रही है, दैट इज पहले इनिशियली एक्सए की वैल्यू 0.2 थी, अब एक्सए की वैल्यू बढ़ के 0.7 हो गई। तो एक्सए क्योंकि मोर वोलाटाइल था, उसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करने के बाद क्या होगा, उसकी अमाउंट बढ़ती जाएगी। और यही चीज हम लोग ग्राफ से भी देख सकते हैं, दैट इज अब हमने क्या किया, यहां पे जब हम लोग पहुंचे, यहां पहुंचने के बाद हमने डी पॉइंट से अब हम लोग इसको ठंडा कर रहे हैं, ठंडा कर रहे हैं तो टेम्परेचर कम कर रहे हैं। और अगर टेम्परेचर मेरा कम हो रहा है तो कहां से, ये यहां से नीचे की तरफ मूव करेगा, दैट इज अब ये क्या कर रहा है, अब ये नीचे मूव कर रहा है, करते 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 यहाँ पे लिक्विड, ये पॉइंट ई बोल दो, यहाँ पे वो लिक्विड स्टेट में आना स्टार्ट हो गया। और इस पॉइंट पे अगर हम कंपोजिशन चेक करें तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये वैल्यू यहाँ पे एक्स ए डैश वो आ जाएगी 0.7, और एक्स बी डैश कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 0.3। तो ये चीज मुझे समझ आ गई कि अगर मैं उसी वेपर को ठंडा कर दूं तो मेरे पास अब जो नया लिक्विड आएगा, जो मैं नेक्स्ट कंटेनर में इकट्ठा करके बैठा हूं, तो उस कंटेनर की अगर मैं कंपोजिशन चेक करता हूं तो वो कितनी आ रही है, वो 0.7 और 0.3 आ रही है। अब सिंपल सी बात ये है, तो यार ये प्रोसेस तो बार बार किया जा सकता है, दैट इज अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि यही सेम प्रोसेस मैं रिपीट कर सकता हूँ, यही सेम प्रोसेस मैं फिर से भी तो कर सकता हूँ। जो बीकर में मेरे पास आया था यहाँ पे सामान, जो लिक्विड सोल्यूशन आया जिसमें एक्सए डैश की वैल्यू 0.7 है, एक्सपी डैश की वैल्यू 0.3 है, उसको फिर से आप राउंड बॉटम फ्लास्क में लो, फिर से राउंड बॉटम फ्लास्क में लोगे, फिर से हीट करोगे तो फिर कुछ चेंजेस आएंगे। तो अब की बार मैं क्या कर रहा हूँ, अब यही ई पॉइंट से मैंने फिर से उसको हीट किया,
पॉइंट से फिर उसको हीट करोगे तो ये फिर आगे की तरफ जाएगा, फिर ये नीचे आएगा, फिर ये ऐसे करते 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 ये इस पॉइंट पे पहुंच जाएगा। और एक बार ये इस पॉइंट, इसको मैं Z बोल देता हूं, एक बार ये Z पॉइंट पे पहुंच गया तो अपने को क्या पता है हमारे पास अब क्या आ गया, हमारे पास प्योर आएगा A। दैट इज अब की बार जो हमारे पास सॉल्वेंट में आ रहा है वो प्योर A आ रहा है। ध्यान में रखने की बात ये होती है कि जो हमारे पास इस सोल्यूशन में रहता है, बीकर में जो भी चीज आती है उसको हम लोग बोलते हैं डिस्टिलेट। और इसमें आ कौन सा रहा था, कंडेंस्ड वेपर आ रहा था। तो कंडेंस, जब वेपर को कंडेंस करेंगे तो उसको हम लोग डिस्टिलेट बोलेंगे, और जो चीज पीछे बच जाती है उसको हम लोग बोलते हैं रेजिड्यू। तो मुझे क्या पता लगा, मुझे ये पता लगा कि मेरा डिस्टिलेट धीरे धीरे करके, डिस्टिलेट में क्या हो रहा है, पहले वाले पार्ट को देखो, पहले मेरे पास 0.2 XA था, अब कितना हो गया, अब 0.7 हो गया। तो डिस्टिलेट मेरा किसमें ज्यादा अमाउंट आ, उसमें अमाउंट किसकी ज्यादा आ रही है, एक्से की ज्यादा आ रही है। और एक्से कैसा कंपोनेंट था, मोर वोलेटाइल कंपोनेंट। तो जैसे जैसे मैं इसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को करता जाऊंगा, मेरे मोर वोलेटाइल कंपोनेंट की प्रोपोर्शन बढ़ती जाएगी, किसमें, डिस्टिलेट में। और रेजिड्यू में किसकी अमाउंट बढ़ता जाएगा, जो लेस वोलेटाइल था। तो ए मोर वोलेटाइल था, वो डिस्टिलेट में उसकी अमाउंट बढ़ती जाएगी, बी लेस वोलेटाइल था, वो उसकी रेजिड्यू में अमाउंट बढ़ती जाएगी। अब एक अगर यही प्रोसेस मैं बार बार रिपीट करता जाऊं तो मुझे पता है एक चीज, बार बार करने पे मेरे पास प्योर ए आ जाएगा, जैसे हम लोग ऑलरेडी ग्राफ में चेक कर चुके हैं। ये जब जेड पॉइंट को रीच करेगा ये, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ रहा है, प्योर ए आ रहा है। लेकिन कहाँ पे आ रहा है, वो आ रहा है इन डिस्टिलेट। तो अगर मैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को बार बार करते जाऊं एक आइडियल सोल्यूशन के लिए, तो मेरे पास एक डिस्टिलेट में प्योर ए आ जाएगा और मैं ए और बी को सेपरेट आउट कर सकता हूं। तो इसी चीज को हम लोग अब पॉइंट्स में देख लेंगे। दैट इज, यहां पे मैंने लिखे हैं पॉइंट्स। एट बॉइलिंग पॉइंट द लिक्विड एंड वेपर रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम, वो हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि टेम्परेचर उसका सेम रहना चाहिए। ड्यूरिंग बॉइलिंग पॉइंट रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। द मोर वोलेटाइल कंपोनेंट ए हैज इंक्रीज इट्स परसेंटेज इन द वेपर फेज, और वो चीज अभी हमने देख लिया कि वेपर फेज में उसके अमाउंट बढ़ता जा रहा है, और दूसरा जो बी वाला है वो उसमें वो क्या कर रहा है, वो आपका रेजिड्यू में उसकी अमाउंट इंक्रीज होती जा रही है। तो ये चीज हमने क्लियर आउट कर ली, अब हमें इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है रिपीटेड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कैन ऑलमोस्ट सेपरेट ए एंड बी। वही वाली बात है, ए कहाँ पे चला जाएगा, ए मुझे मिल जाएगा डिस्टिलेट में, तो बी मुझे किस में मिल जाएगा, बी मुझे मिल जाएगा रेजिड्यू में। तो दोनों को मैंने ऑलमोस्ट प्योर सेपरेट आउट कर दिया। तो ये चीज हमारे पास पॉसिबिलिटी है किसमें, ये सारी पॉसिबिलिटीज जो आ रही हैं, दिस इज ओनली अलाउड इन आइडियल सोल्यूशन। तो एक आइडियल सोल्यूशन को हम लोग प्योर सोल्यूशन को सेपरेट आउट कर सकते हैं। दैट इज ए और बी से अगर बना हुआ है तो ए को अलग बी को अलग किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है द परसेंटेज ऑफ मोर वोलेटाइल कंपोनेंट इज ग्रेटर इन द डिस्टिलेट। ऑलरेडी ये चीज हम लोग क्लियर आउट कर चुके हैं, ठीक है। तो यार ये चीज हो रही है किसमें, एक ऐसे सोल्यूशन में जहां पे जो आइडियल लॉज को फॉलो करता था, जो राउट्स लॉ को फॉलो करता था, वहां पे हम लोग ए और बी को सेपरेट आउट कर सकते हैं। बट कुछ ऐसे सॉल्यूशंस भी हैं हमारे पास जिनमें हम ये प्रोसेस नहीं कर सकते, दैट इज ए और बी को सेपरेट आउट नहीं कर सकते, और ऐसे सॉल्यूशंस को ही हम लोग बोलते हैं एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स। तो अगर मैं ए और बी को सेपरेट आउट ना कर पाऊं एक पॉइंट के बाद, उसको मैं बोल दूंगा दिस इज एन एजियोट्रॉप, ठीक है। तो वही हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस इन एजियोट्रॉप। तो चलते हैं एजियोट्रॉपिक मिक्सचर की तरफ कि व्हाट एग्जैक्टली आर एजियोट्रॉप्स और क्यों वो सेपरेट आउट नहीं हो पा रहे, ठीक है। तो एजियोट्रॉप मिक्सचर्स में सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज यही है कि एजियोट्रॉपिक मिक्सचर में हम लोग एक चीज समझ पा रहे हैं कि अभी तक अगर मैं बोलता हूँ कि मिक्सचर सेपरेट आउट किए जा सकते हैं, तो आपका जो सोल्यूशन में, अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे हमारे पास एक्से की वैल्यू कुछ और थी और एक्स यहाँ पे एक्से डैश की वैल्यू कुछ और है। तो अगर एक्से की वैल्यू कुछ और है और एक्से डैश की वैल्यू कुछ और है, तो आप एक चीज पे ध्यान दो, दैट इज अगर मैं इनकी वैल्यूज में सेपरेट आउट कर आफ्टर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशंस, ये वैल्यू डिफरेंस आ रही है, इनमें कुछ डिफरेंस आ रहा है इन वैल्यूज में, तो हम लोग उसको सेपरेट आउट कर सकते हैं। तो मतलब प्योर सॉल्वेंट ए या प्योर सॉल्वेंट बी जो भी आपको निकालना है वो आप सेपरेट आउट कर सकते हो। लेकिन अगर यही वैल्यू सेम हो जाए, दैट इज एक्स से डैश सेम हो जाए एक्स ए के साथ, तो कोई डिफरेंस ही नहीं आएगा। फिर तो जो सोल्यूशन आप यहाँ से हीट कर रहे हो वही सोल्यूशन वहां से निकल रहा है। एजियोट्रॉप में हम लोग ये चीज समझ पा रहे हैं कि जो एक्स की वैल्यू होगी वही एक्स से डैश की वैल्यू होगी, तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा
जब आप उसको हीट करते हो। तो अगर मैं एजियोट्रॉप की बात करता हूं तो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर में मुझे समझ आ रहा है कि x से मेरा y के साथ बराबर है और वही मेरे x से डैश के बराबर, मतलब कोई चेंज नहीं आ रहा। जैसे मिक्सचर को आपने हीट लिया, आपने स्टार्टिंग में कंटेनर लिया, उसमें a और b मिक्स किए, एक सोल्यूशन बनाया, वही सोल्यूशन को आप बॉईल करो, वही सेम कॉम्पोजिशन रह रही है। मान लो अगर 0.4 x था और 0.6 xb था, स्टार्टिंग में हम लोग ये लेके चलते हैं। वेपर में भी उसकी कॉम्पोजिशन सेम रहेगी, फिर उसको ठंडा कर दो, फिर कॉम्पोजिशन सेम है, फिर आप जितना मर्जी कुछ भी करते रहो, उसकी कॉम्पोजिशन में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ऐसे सॉल्यूशंस को हम लोग बोलते हैं एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशंस या एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स। ठीक है, समझने वाली बात यह है कि एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स क्या चीज होंगे। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स वो हैं जो कभी भी आप जो मर्जी करो, उस पे बॉईल करो, कुछ भी करो, वो अपनी कॉम्पोजिशन चेंज नहीं करेंगे। तो वो सॉल्यूशंस जो आप हीट करने के बाद भी अपनी कॉम्पोजिशन ना बदले, उनको हम लोग बोलेंगे एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशंस। तो इसकी डेफिनेशन यहाँ पे है, दैट इज some non-ideal solutions at specific composition can boil without any change in the composition, they are known as azeotropic mixtures। important क्या है कि ये आइडियल सॉल्यूशंस, जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था, आइडियल सॉल्यूशंस, आइडियल रिलेशंस, दैट इज राउल्ट्स लॉ जो फॉलो करेगा, वो हमेशा अलग किया जा सकता है। लेकिन अगर यही मैं लेके चलता हूं नॉन आइडियल सॉल्यूशंस को, तो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस वो होते हैं जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करते। तो उन केसेस में हम लोग प्योर इनको सेपरेट आउट नहीं कर सकते, और ऐसे सॉल्यूशंस को ही हम लोग एजियोट्रॉप बोलते हैं। तो देयरफॉर एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑब्वियसली। जो अभी हमने सेपरेट आउट किया था जैसे ए और बी को, वो अब हम लोग इस अब की बार नहीं कर पाएंगे। तो ये अब हम लोग समझते हैं कि ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे। तो इंपॉर्टेंट क्या है कि एजियोट्रॉपिक मिक्सचर जो हमारे हैं वो दो टाइप के होते हैं, दैट इज एक होता है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, एक होता है हमारा मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। और ये कहाँ कहाँ होता है? अगर मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप की बात करता हूं तो वो वहां आएगा जहां पे आपका नेगेटिव डेविएशन की पॉसिबिलिटी आती है, और मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप कहाँ आएगा जहां पे पॉजिटिव डेविएशन की पॉसिबिलिटी रहती है। तो एक का रिवर्स सा हो गया, ऑपोजिट हो गया कि मैक्सिमम वाले केस में मेरा नेगेटिव डेविएशन हो रहा है और मिनिमम वाले केस में मेरा पॉजिटिव डेविएशन हो रहा है। तो ऑपोजिट रिलेशन है। वो कैसे हो रहे हैं ये रटने वाली बात नहीं है, ये हम समझेंगे, खुद से बनाएंगे कि कैसे ये कॉन्सेप्ट आ रहा है। लेकिन कल को कभी भूल जाओ पूरा कॉन्सेप्ट तो ये चीज आ जाएगी कि रिवर्स ऑपोजिट बोला था सर ने, तो वैसे याद रहेगा हमें। ठीक है, तो ये देखते हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है, पढ़ते हैं पहले। दैट इज, पहले हम लोग मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप को देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप को समझ लेंगे। दोनों में से एक भी समझ आ जाएगा तो दूसरा एकदम उसके रिवर्स का होता है। तो हम लोग पहले मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप देखेंगे, कौन से वाला, जहां पे हमारी कौन सी डेविएशन हो रही है, पॉजिटिव डेविएशन हो रही है। तो स्टार्ट करते हैं विद मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। और मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप में समझना है कि कहां पे होगा जहां पे आपकी पॉजिटिव डेविएशन होगी। तो एक एग्जांपल है इसका बहुत फेमस, दैट इज इथेनॉल प्लस वाटर। तो इथेनॉल की अगर मैं बात करता हूं तो उसका जो बॉइलिंग, दिस इज इथेनॉल C2H5OH, एंड यहाँ पे हमारे पास वाटर है। तो इथेनॉल की अगर बात करते हैं तो इसका बॉइलिंग पॉइंट जो आता है वो 78.5 डिग्री सेल्सियस होता है, और जो इसका वाटर का बॉइलिंग पॉइंट आता है वो कितना होता है, वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इंपॉर्टेंट ये है कि इस मिक्सचर को जब मैं हीट करने जाता हूं तो यार एक ऐसी कॉम्पोजिशन आती है जब इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है उसमें कोई चेंज नहीं आता, एक फिक्स अमाउंट आ जाती है। उस फिक्स अमाउंट का, दैट इज जब ये एजियोट्रॉप बन जाता है, तो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं तो ये बॉइलिंग पॉइंट आता है 78.2 डिग्री सेल्सियस के करीब। तो अगर एजियोट्रॉपिक मिक्सचर की बात करता हूं तब इसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है, किससे, दोनों से। तो वो इथेनॉल से भी कम हो गया, वाटर से भी कम हो गया। कैसे हो रहा है वो भी हम देखेंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप का नाम इसी वजह से पड़ा कि जब वो एजियोट्रॉप बन जाता है तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट आता है वो दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से कम हो जाता है, जिन भी कंपोनेंट से वो बना होगा। तो अपने को क्या समझ आ रहा है, तो इसके ऊपर अब एक बार को ग्राफ से समझते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली इज द ग्राफ, उससे हमें पॉइंट्स बहुत सारे क्लियर हो जाएंगे। तो ग्राफ बना लेते हैं इसका। तो अब मुझे क्या रिप्रेजेंट करना है, मुझे पता है एक साइड मेरे पास क्या आता है, इस साइड भी मेरे पास टेम्परेचर आता है, इस साइड भी मेरे पास टेम्परेचर आता है, और नीचे मेरे पास मोल फ्रैक्शंस आती हैं किसके, जिन दो कंपोनेंट्स की मैं बात करूंगा। तो अब मेरे पास कंपोनेंट्स कौन से, मेरे पास इथेनॉल है, मेरे पास वाटर है। तो मैं ऐसा कर लेता हूं, मैं लेफ्ट साइड पे ना वाटर को रिप्रेजेंट करता हूं, यहाँ पे मेरे पास वाटर है, तो यहाँ पे इसका कुछ बॉइलिंग पॉइंट आएगा, दिस इज T0 वाटर,
दैट इज वाटर का बॉइलिंग पॉइंट, प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जो 100 डिग्री सेल्सियस होगा, और यहाँ कहीं मेरे पास इथेनॉल का आएगा। ठीक है, इसको थोड़ा ऊपर बना लेते हैं, यहाँ पे कहीं इथेनॉल आएगा, दिस इज टी नॉट इथेनॉल। तो अब अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा, पहले केस में हमारे पास डायरेक्ट ग्राफ आ रहा था, मतलब ऐसा एक अजीब सा जैसे ग्राफ आपने पहले वाले केस में देखा वैसा आ रहा है, लेकिन इस केस में जो ग्राफ आता है वो थोड़ा अलग होता है, उसको देखते हैं। दैट इज ये ग्राफ कुछ आपका इस तरह का होता है। तो इस पॉइंट पे आप देखो, जो ये पॉइंट है, इस पॉइंट को अभी के लिए मैं ए बोल देता हूं। ये ए पॉइंट पे आप एक चीज देखना, यहाँ पे जो वैल्यू आती है वो वैल्यू इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, तो इस वैल्यू को ही देख लेते हैं। तो नीचे मुझे एक्स एक्सिस भी बनाना होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल, ये इधर बढ़ जाएगी, और इधर क्या आ जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, तो वो इस तरफ बढ़ जाएगी। ठीक है, तो मुझे क्या समझ आ रहा है कि ए पॉइंट पे जो कॉम्पोजिशन आनी चाहिए, ए पॉइंट पे अगर मैं कॉम्पोजिशन की बात करता हूं, ये कॉम्पोजिशन जो आती है, इस कॉम्पोजिशन हमें याद होनी चाहिए। ये कॉम्पोजिशन की वैल्यू आती है दैट इज 95.6% इथेनॉल बाय वेट, और अब प्रोपोर्शनली आपके पास क्या आ जाएगा, 4.4% वाटर। ठीक है, तो ये वैल्यू अपने को याद होनी चाहिए कि ये जो कॉम्पोजिशन दैट इज 95.6% इथेनॉल एंड 4.4% वाटर, ये कॉम्पोजिशन होती है एक एजियोट्रॉप की। ठीक है, तो अब इसका हुआ क्या, ये ग्राफ अजीब सा आ गया, कोई बात नहीं। अब ये ग्राफ रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, जब हम लोग सोल्यूशन की बात करेंगे तो कैसे इसमें रिएक्शंस होंगे, कैसे जब आप हीट करोगे तो क्या चेंजेस होंगे, तो वही वाली बात करेंगे हम लोग। दैट इज आप कोई भी एक पॉइंट ले लो, दैट इज मैंने ना वही स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास यहां से हमने स्टार्ट किया। ठीक है, यहां पे मुझे पता है मेरे पास वाटर की अमाउंट ज्यादा है और इथेनॉल की अमाउंट कम है। तो अगर मेरे पास वाटर की अमाउंट, वही वाली बात ले लेते हैं, कोई वैल्यूज ले लेते हैं, रैंडम कोई वैल्यूज ले लेते हैं, पहले वाली ले लेते हैं। दैट इज यहाँ पे जो वाटर होगा मेरे पास, वो मान लो 0.8 मोल फ्रैक्शन, और इथेनॉल की मोल फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी, वो आ जाएगी 0.2। तो पहले जब आप हीट करना स्टार्ट करोगे इसको, तो हीट करोगे तो क्या होएगा, धीरे 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 ये ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा जाएगा जाएगा, एक पॉइंट यहाँ पे रीच कर जाएगा। यहां तक तो आपने सोल्यूशन को हीट किया। हीट करने के बाद जब मैं यहाँ पॉइंट पे पहुंच गया, इस पॉइंट को बोल देंगे बी, तो बी पॉइंट पे मुझे पता है क्या होगा। अब ये क्योंकि नीचे कौन सा स्टेट है, नीचे मेरे पास लिक्विड था, ऊपर मेरे पास वेपर स्टेट है, यहाँ पे नीचे मेरे पास लिक्विड स्टेट है, ऊपर मेरे पास वेपर स्टेट है। तो जब ये बी पॉइंट पे पहुंचेगा तो सोल्यूशन को क्या है, सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट आ गया है उस कॉम्पोजिशन पे। अब इसको क्या करना पड़ेगा, ये ऊपर तो और नहीं जा सकता, दैट इज यहाँ तो ये नहीं जा पाएगा, इसको अब क्या करना पड़ेगा, अपना टेम्परेचर कांस्टेंट रखना पड़ेगा, इसको अब जाना पड़ेगा राइट साइड। तो अब ये जाएगा राइट साइड। ठीक है जी, अगर ये जाएगा राइट साइड, तो मुझे पता है इस पॉइंट पे जो आपका सॉल्वेंट क्या हुआ, आपका सॉल्वेंट बॉईल कर गया। तो सॉल्वेंट के केस में कुछ कॉम्पोजिशन आएगा ऑब्वियसली। यहाँ पे अगर मैं कुछ वाई की वैल्यू लिखता हूँ अभी के लिए, मान लो वाई ए, दैट इज वाई ऑफ वाटर, ये कुछ 0.5 हो गया, और यहाँ पे भी वाई ऑफ जो इथेनॉल आएगा ये भी कुछ 0.5 हो गया। तो मेरे को पता है कि जैसे जैसे आप हीट करते जाओगे वो रिच होता जाएगा इथेनॉल में। ठीक है, फिर हमने इसको कूल कर दिया, तो यहाँ पे वही वाई मेरे एक्स डैश एक्स बी डैश बन जाएंगे, दैट इज एक्स डैश एक्स वाटर डैश एंड एक्स इथेनॉल डैश। तो आपने सोल्यूशन लिया, उसको हीट किया जैसे हम लोग पहले करते आ रहे हैं, तो मेरे को पता लग रहा है कि मेरा जो इथेनॉल था, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है और जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा है, वो क्या करता जाएगा, उसकी अमाउंट इंक्रीज होती जाएगी। आप देख ही पा रहे हो, यहाँ पहले स्टार्ट किया था तब अमाउंट थी 0.2, अब हमारी अमाउंट कितनी आ गई, 0.5 हो गई। तो इथेनॉल की अमाउंट बढ़ती जा रही है, ये हम लोग अभी तक एक्सपेक्ट करते जा रहे थे, ये होना था। लेकिन अगर मैं यही प्रोसेस को कंटिन्यू करता रहूं, तो मुझे एक चीज समझ आ रही है, एक पॉइंट के बाद ये यहाँ जाएगा, फिर ये यहाँ जाएगा, और फिर ये ए पॉइंट पे आ जाएगा। जब ये ए पॉइंट पे आ गया, ए पॉइंट पे आने के बाद इसकी कॉम्पोजिशन चेंज नहीं हो पाएगी, और अगर ए पॉइंट पे कॉम्पोजिशन चेंज नहीं हो पा रही, तो इस ए पॉइंट को बोल देंगे कि यहाँ पे जो हमारा एजियोट्रॉप है, वो एजियोट्रॉप क्या है, उसकी कॉम्पोजिशन चेंज नहीं हो सकती। तो अगर कॉम्पोजिशन चेंज नहीं होगी तभी हम उसको एजियोट्रॉप बोलेंगे। तो ए पॉइंट पे आने के बाद अब क्या, अगर अब यहाँ पे आप पहुंच गए, दैट इज 95.6% इथेनॉल पे और 4.4% वाटर पे,
अगर इस कॉम्पोजिशन पे आप पहुंच गए और ये सोल्यूशन आपने लिया, इस सोल्यूशन को अगर आप हीट कर दोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तब वो वैसे का वैसा ही वेपर स्टेट में जाएगा। उसको कूल कर दोगे वैसे का वैसा ही फिर से लिक्विड स्टेट में आ जाएगा। ए पॉइंट पहुंचने के बाद आपका एजियोट्रॉप बन गया। इसके बाद आप फर्दर इनको सेपरेट आउट नहीं कर सकते। फर्दर अगर आप बोलो कि 96% चाहिए, 97% इथेनॉल चाहिए, वो आपको नहीं मिलेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके पास एजियोट्रॉपिक कॉम्पोजिशन पहुंचने के बाद हमारा कॉम्पोजिशन फिक्स हो जाती है, उसके बाद आप फर्दर सेपरेट आउट नहीं कर सकते। ठीक है, तो एक बार एजियोट्रॉपिक कॉम्पोजिशन अगर मेरी आ गई, तो यार ये आप चीज समझ पा रहे हो, ये एजियोट्रॉप कहाँ पे आएगा? क्योंकि आप क्या कर रहे हो, आप स्टार्टिंग में एक सोल्यूशन ले रहे हो। अगर मैं आपको डायग्राम पे लेके जाऊं, अब की बार क्या होगा, ये सोल्यूशन को जब हम लोग एक पॉइंट पे आ गया जहां पे ये पॉइंट हमारा फिक्स हो गया, दैट इज हमारे पास जो ये कॉम्पोजिशन आ रही है, जो ए पॉइंट पे कॉम्पोजिशन आ रही है, ये फिक्स कॉम्पोजिशन आ रही है। और ये जो फिक्स कॉम्पोजिशन आ गई, ये कहां पे आ रही है? ये आ रही है डिस्टिलेट में। तो डिस्टिलेट में मेरी अमाउंट फिक्स हो गया, और अगर डिस्टिलेट में अमाउंट फिक्स हो गया तो हम लोग बोलेंगे डिस्टिलेट वाले, मतलब जो आपने साइड कंटेनर लिया, दैट इज ये वाला बीकर आपने लिया, यहाँ पे आपका एक एजियोट्रॉप बन गया। तो हमारा अब की बार जो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप है वो क्यों बन पा रहा है? क्योंकि हमने एक कंटेनर लिया, जो जब आपने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस किया तो फाइनली जो आपका अमाउंट आ रहा था वो फिक्स आ रहा था। इसी को हम लोग बोलते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। इंपॉर्टेंट ये है कि मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप क्यों नाम पड़ा उसका। तो यार सीधी सी बात है, अभी एक चीज बताओ मुझे, हमारे पास दो कंपोनेंट्स हैं, एक हमारे पास है इथेनॉल, एक हमारे पास है वाटर। ठीक है, इथेनॉल का मुझे, वाटर का और इथेनॉल का, इनका बॉइलिंग पॉइंट मुझे पता है, इसका 100 डिग्री सेल्सियस है, इसका 78.5 डिग्री सेल्सियस है। और जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है उसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, तो इसका कुछ पी नॉट वाटर बोल दो, इसका कुछ पी नॉट इथेनॉल बोल दो। तो मुझे पता है अब की बार कि पी नॉट इथेनॉल जो होगा, पी नॉट इथेनॉल जो होगा वो ज्यादा होगा पी नॉट वाटर से। ठीक है, और अब क्योंकि ये सबके सब क्या फॉलो कर रहे हैं, पॉजिटिव डेविएशंस फॉलो कर रहे हैं, दैट इज पॉजिटिव डेविएशन आ रही है राउट्स लॉ से, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो मेरा वाटर का प्रेशर होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर, वो ज्यादा होएगा किससे? पी नॉट वाटर एक्स वाटर से। और यही राउट्स लॉ यही बताता है पॉजिटिव डेविएशन से। और यही हम लोग बोल सकते हैं कि जो पी नॉट पी इथेनॉल होगा मेरा, वो ज्यादा होगा पी नॉट इथेनॉल टाइम्स मोल फ्रैक्शन इथेनॉल से। तो ये चीज हम लोग कहां से बोल रहे हैं? पॉजिटिव डेविएशन से बोल रहे हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि अगर मैं बात करता हूं टोटल प्रेशर की, तो टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा? वो पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेनॉल हो जाएगा। और मुझे एक चीज पता है कि वाटर का पार्शियल प्रेशर ज्यादा है किससे? पी नॉट वाटर एक्स वाटर से। और ये किससे ज्यादा है? पी नॉट इथेनॉल इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल से। तो मुझे एक चीज समझ आ गई कि जो मेरे पास टोटल प्रेशर आ रहा है, वो टोटल प्रेशर किससे ज्यादा होगा? वो पी नॉट वाटर से भी ज्यादा होगा, और वो ही टोटल प्रेशर पी नॉट इथेनॉल से भी ज्यादा होगा। तो मेरा टोटल प्रेशर अब की बार सोल्यूशन का जो आ रहा है वो दोनों कंपोनेंट से ज्यादा है। और अगर वो दोनों कंपोनेंट से ज्यादा होगा तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो दोनों कंपोनेंट से कम हो जाएगा, क्योंकि जितना वेपर प्रेशर ज्यादा होता है, ये चीज हम पढ़ के आ चुके हैं कि मोर द वेपर प्रेशर, जितना वेपर प्रेशर ज्यादा होगा उतना ही उसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। तो ये चीज मुझे पता है कि जितना वेपर प्रेशर ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट उतना कम। तो अगर यहाँ पे मैं बॉइलिंग पॉइंट की बात करता हूँ, दैट इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, टी से रिप्रेजेंट करता हूँ, वो बॉइलिंग पॉइंट उसका कम हो जाएगा वाटर से, और वही बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा किससे? इथेनॉल से। तो ये चीज मुझे अब की बार समझ आई, और इसी वजह से हम लोग इसको क्या बोलते हैं, इसी वजह से हम लोग इसको मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज हमें अब की बार क्लियर हो गई। अब एक इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन इसमें ये आ जाती है कि अगर मैं, ये तो आपने लेफ्ट साइड से स्टार्ट किया, व्हाट इफ अगर मैंने यही स्टार्ट किया होता एकदम राइट साइड से, दैट इज कहीं आप बोल लो इस पॉइंट से आपने स्टार्ट किया। अगर आप कहीं इस पॉइंट से स्टार्ट करते हो तो आपको पता है एक चीज क्या होगी, अब की बार टेम्परेचर तो इंक्रीज होगा। तो अगर मैं टेम्परेचर यहाँ से इंक्रीज कर रहा हूँ तो ये पहले यहाँ जाएगा, फिर ये कुछ यहाँ आएगा, फिर ये यहाँ जाएगा, फिर ये कुछ यहाँ आएगा, करते 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 इस पॉइंट पे रीच कर जाएगा। तो ये पॉइंट को बोल दो अभी के लिए सी बोल दो। तो अगर सी पॉइंट पे पहुंचेगा तो सी पॉइंट पे तो प्योर इथेनॉल मिल सकता है। तो वही वाली बात है, अगर आप एजियोट्रॉपिक कॉम्पोजिशन को एक्सीड कर जाते, आप ऐसा
जिसमें मान लो 97% इथेनॉल है, 3% वाटर है, उसको अगर आप हीट करते जाओगे तो आपको प्योर इथेनॉल मिल जाएगा। लेकिन अगर मेरा सोल्यूशन ऐसा है जिसमें 50% इथेनॉल है और 50% वाटर है, तब वो एजियोट्रॉपिक कंपोजिशन के पास पहुंच जाएगा और फिर उससे आप आगे सोल्यूशन नहीं निकाल सकते। तो एजियोट्रॉप से अगर लेफ्ट साइड से स्टार्ट कर रहे हो तब तो एजियोट्रॉप पे जाके रुक जाओगे, लेकिन एजियोट्रॉप से अगर राइट साइड पे स्टार्ट करोगे तब आप आगे प्योर इथेनॉल आपको प्योर इथेनॉल मिल जाएगा। ठीक है, तो इसके पॉइंट्स देख लेते हैं। दैट इज द ग्रेटर द वेपर प्रेशर द लेसर इज द बॉइलिंग पॉइंट। वो चीज ऑलरेडी अभी मैं आपको समझा चुका हूं, जितना वेपर प्रेशर ज्यादा होता है उतना ही बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। तो कुछ पॉइंट्स है हमारे मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप के रिगार्डिंग। पहला है, in minimum boiling azeotrope the boiling point of azeotropic mixture is less than the boiling point of either of the components। ऑलरेडी ये चीज क्लियर हो चुकी है कि 78.2 डिग्री बॉइलिंग पॉइंट आ रहा है, बाकियों का इनसे ज्यादा आ रहा है। सोल्यूशन एग्जिबिटिंग लार्ज पॉजिटिव डेविएशन कैन फॉर्म सच अ सोल्यूशन एट अ पर्टिकुलर कॉम्पोजिशन। यार ये पर्टिकुलर कॉम्पोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। पर्टिकुलर कॉम्पोजिशन कितनी आ रही थी? वो आ रही थी 95.6% इथेनॉल एंड 4.4% वाटर। तो ये कॉम्पोजिशन पे वो एजियोट्रॉप की तरह एक्ट करेगा, बाकी किसी कॉम्पोजिशन पे एजियोट्रॉप की तरह एक्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट है, इफ वी स्टार्ट फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ द प्लॉट द डिस्टिलेट विल अटेन द एजियोट्रॉपिक कॉम्पोजिशन ऑब्वियसली, एंड इफ वी स्टार्ट फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द एजियोट्रॉपिक मिक्सचर वी कैन गेट प्योर इथेनॉल। वही वाली बात है, लेफ्ट से स्टार्ट करोगे तो एजियोट्रॉप पे जाके रुक जाओगे, राइट से स्टार्ट करोगे तो प्योर आपको सॉल्वेंट मिल जाएगा जो भी इथेनॉल होगा। ठीक है, तो यार ये हुआ हमारा मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। अगर ये क्लियर हो गया तो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, दैट इज मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। तो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप का एक कॉमन एग्जांपल है, दैट इज कोई भी एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। जनरली हम लोग अभी कौन सा एग्जांपल लेंगे? हम लोग लेंगे HNO3 इन वाटर। तो सोल्यूशन एग्जिबिटिंग लार्ज नेगेटिव डेविएशन कैन फॉर्म सच एजियोट्रॉप्स एट पर्टिकुलर कंपोजिशन। वही वाली बात है। और हम लोग कौन सा लेके चल रहे हैं? हम लोग लेके चल रहे हैं सोल्यूशन जिसमें हमारे पास क्या है? HNO3 है और वाटर है। यहाँ पे दे भी रखा है कि इसका बॉइल कितना है, बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस है, और HNO3 का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 86 डिग्री सेल्सियस है। तो लेकिन अगर मैं सोल्यूशन की बात करता हूं तो सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो अब दोनों से ज्यादा हो जाएगा। तो ये बॉइलिंग पॉइंट जो सोल्यूशन का आता है ये अप्रोक्सीमेटली 121 डिग्री सेल्सियस के करीब आता है। तो अब की बार जो मेरा सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है वो एक्सीड कर जा रहा है दोनों के इंडिविजुअल बॉइलिंग पॉइंट से। इस सोल्यूशन को मैं बोलता हूं मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। और ये कहाँ मिलेगा मुझे? ये वहां मिलेगा जहां पे मेरी नेगेटिव डेविएशन होगी। किसमें? राउल्ट्स लॉ से। ठीक है, तो राउल्ट्स लॉ से अगर कोई नेगेटिव डेविएशन करता है वहां पे मेरे पास मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप का एग्जांपल आएगा। तो इस पे चलते हैं आगे। अब इसका ग्राफ देखते हैं एक बार कि व्हाट एग्जैक्टली इज द ग्राफ ऑफ मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। तो इसका ग्राफ बना लेते हैं। तो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप का अगेन मुझे क्या करना होगा? मुझे ये मैं एक्सेस डिफाइन कर देता हूं, दैट इज इधर मेरे पास अगेन टेम्परेचर आएगा, इधर भी मेरे पास टेम्परेचर आएगा। ठीक है, यहां पे मेरे पास मोल फ्रैक्शंस आ रही हैं किसकी? वाटर और HNO3 की। तो अब की बार मैं क्या कर लेता हूं, यहां पे मैं ले लेता हूं, मैं लेफ्ट साइड पे ले लेता हूं वाटर और राइट साइड पे ले लेता हूं HNO3। तो नाइट्रिक एसिड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे अगर कंपोजिशन लिखनी है तो राइट साइड पे मैं ले रहा हूँ HNO3, तो यहाँ पे इसकी मोल फ्रैक्शन 1 हो जाएगी, और लेफ्ट साइड पे ले रहा हूँ वाटर, तो यहाँ पे इसकी मोल फ्रैक्शन 1 हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज मुझे पता लग गई। तो अब मुझे क्या लेना है? मुझे देखना है कि इनके टेम्परेचर वर्सेस मोल फ्रैक्शन का ग्राफ। तो राइट साइड पे मेरे पास HNO3 है, मुझे पता है उसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, तो वो कुछ यहाँ पे होएगा। ठीक है, और लेफ्ट साइड पे मुझे पता है वाटर है, उसका बॉइलिंग पॉइंट कुछ ज्यादा होगा। तो अब मुझे क्या समझ आ रहा है? मुझे ये भी पता है कि सोल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इन दोनों से ज्यादा होगा, और एक एजियोट्रॉप ये बना रहे हैं। तो अब की बार जो मेरा ग्राफ आता है वो कुछ इस टाइप का आता है, दैट इज ठीक है, तो इस टाइप का कुछ ग्राफ आता है जहां पे आपका जो ये कॉम्पोजिशन है, अगर ये पॉइंट को मैं ए बोल देता हूं, ये पॉइंट की अगर मैं कॉम्पोजिशन डिसाइड करूं तो यार ये कुछ आती है 68% नाइट्रिक एसिड
और बचा 32% वाटर। ये परसेंटेज क्या है? वेट परसेंटेज है, दैट इज 68% बाय वेट अगर HNO3 प्रेजेंट है एंड 32% बाय वेट वाटर प्रेजेंट है। तो ये हम लोग बोलेंगे दिस इज द एजियोट्रॉपिक कॉम्पोजिशन फॉर अ मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। समझने वाली बात वही है, एकदम सब कॉन्सेप्ट सेम रहेंगे। तो अगर यहाँ पे मैं इसको क्या बोल दूंगा, ये पॉइंट हो जाएगा T0 HNO3, ये पॉइंट हो जाएगा T0 वाटर, और ये हम लोग कॉम्पोजिशन की बात कर रहे हैं। अब समझने वाली बात यह है कि अगर मैं स्टार्ट करता हूं किसी पॉइंट से, दैट इज अब की बार हमें क्या करना है, अब की बार मैं स्टार्ट कर रहा हूं राइट साइड से। तो राइट साइड में मान लो इस किसी एक पॉइंट पे स्टार्ट कर रहा हूं, इस पॉइंट से स्टार्ट कर रहा हूं। तो मुझे पता है अगर मैं इस पॉइंट पे, इस पॉइंट को बोल दो बी, अगर मैं बी पॉइंट पे हूं तो बी पॉइंट पे मुझे पता है नीचे हमेशा क्या होता है, नीचे हमेशा लिक्विड स्टेट रहती है, ऊपर हमेशा वेपर फेज रहता है। सिमिलरली यहाँ भी वेपर फेज है, यहाँ भी लिक्विड फेज है। तो बी पॉइंट पे कुछ कंपोजिशन है जो अच्छी खासी, दैट इज 68% ज्यादा से ज्यादा HNO3 है और 32% से कम हमारे पास वाटर है। इस पॉइंट बी पे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। जब मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा, लेकिन अब कहाँ पे है, ये ऑलरेडी लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम पे है, तो टेम्परेचर तो मैं इंक्रीज कर नहीं पाऊंगा। ये मूव कैसे करेगा, ये राइट साइड की तरफ मूव करेगा। तो ये ऐसे मूव करेगा, फिर ये वही वाली बात है, इसको कंडेंस करोगे ये नीचे आएगा, फिर आप इस तरफ मूव करोगे, करते 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 अब की बार हमें क्या मिल जाएगा, ये पॉइंट अगर मैं सी बोल दूं तो सी पे क्या मिल रहा है मुझे, सी पॉइंट पे मुझे मिल रहा है प्योर नाइट्रिक एसिड। तो सी पॉइंट पे मुझे प्योर नाइट्रिक एसिड मिल रहा है। तो अगर मैं सी पॉइंट पे बात कर रहा हूं तो ये तो प्योर मिल गया। सर आपने कहा था कि एजियोट्रॉप पे प्योर कॉम्पोजिशन मिल नहीं सकती। मैंने आपको एक चीज बताई है, हम लोग कर क्या रहे हैं, हम लोग अगर बी पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं तो हम लोग किस तरफ जा रहे हैं, हम लोग डिस्टिलेट की तरफ जा रहे हैं। तो अब की बार जो सी पॉइंट होगा वो क्या है कि डिस्टिलेट अगर मैं लेके चलता हूं, दैट इज जो मेरे पास कंटेनर आ रहा था डिस्टिलेट वाला, जो राइट साइड पे हम लोगों ने डायग्राम देखा था, अगर ये देखो ये जो डायग्राम है, अब की बार इस डायग्राम में प्योर HNO3 आ रहा है। तो अब की बार मैं अगर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करता हूं किसकी, एक मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप की, तो मुझे डिस्टिलेट में मिल सकता है प्योर HNO3। तो यार अगर मैं राइट साइड की बात करता हूं तो नाइट्रिक एसिड की अमाउंट नो डाउट डिस्टिलेट में बढ़ती जा रही है, वो प्योर आपको मिल जाएगा। लेकिन रेजिड्यू के केस में जो दूसरा आपका राउंड बॉटम फ्लास्क था, उसमें तो नाइट्रिक एसिड की अमाउंट कम होता जाएगा ना, उसमें तो वाटर की अमाउंट बढ़ता जाएगा। तो अब की बार हम लोग जो बात करेंगे एजियोट्रॉप की, वो कहाँ बन रहा है, ये पॉइंट जो मेरे पास ए आ रहा है, ये अब की बार कहाँ आएगा, ये आएगा रेजिड्यू में। और रेजिड्यू के केस में मेरे पास वाटर की अमाउंट बढ़ती जा रही थी, तो वो किसको रीच कर जाएगा। हम लोगों ने स्टार्ट कहाँ से किया था, अभी एग्जांपल ले लेते हैं, हम लोगों ने बी पॉइंट से स्टार्ट किया था जहाँ पे 70% आपके पास नाइट्रिक एसिड था। तो 70% से सी पॉइंट पे गए जहाँ पे आपके पास 100% नाइट्रिक एसिड है, वो हो गया, कोई दिक्कत नहीं, वो डिस्टिलेट में वो चीज हो रही है। लेकिन अगर रेजिड्यू की बात करेंगे तो रेजिड्यू में अमाउंट कम होता जाएगा नाइट्रिक एसिड का, तो वो कम होते होते 68% पे आ गया। उसके बाद रेजिड्यू में उसका कॉम्पोजिशन चेंज नहीं होगा। तो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप कहाँ बनता है, वो रेजिड्यू में बनेगा, वो अब की बार डिस्टिलेट में नहीं बनेगा। और जो पॉजिटिव वाला था हमारे पास, जो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप था, वो कहाँ बन रहा था, वो डिस्टिलेट में बन रहा था। तो ये बहुत कॉमन डिस्टिंक्शन है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हमें लगता है, लेकिन ये चीज समझ आ जाए तो हमें बहुत ईजी हो जाएगा। तो चलते हैं इसके ऊपर, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा भी है, इफ वी स्टार्ट फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द एजियोट्रॉपिक कॉम्पोजिशन, द कॉम्पोजिशन ऑफ रेजिडुअल सॉल्यूशन विल अटेन एजियोट्रॉपिक कॉम्पोजिशन। तो रेजिड्यू में आपका एजियोट्रॉप बनेगा, अब की बार डिस्टिलेट में नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। तो यार चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। जनरली जो क्वेश्चंस आते हैं एजियोट्रॉप के, वो सब्जेक्टिव टाइप के होते हैं, मतलब बेसिकली थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशंस इन्वॉल्व उनमें नहीं होती। तो हम लोग देख लेते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चंस क्या हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, दैट इज बॉइलिंग पॉइंट कंपोजिशन डायग्राम ऑफ अ लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम फॉर ए एंड बी इज शोन इन द फिगर। ठीक है जी, जहाँ पे आपके पास कह रहे हैं कि ए और बी को हम लोग डिस्टिल कर रहे हैं, ओके, फ्रैक्शनली डिस्टिलेशन हो रही है उनकी, और पूछ रहे करेक्ट ऑब्जर्वेशंस क्या हैं, 4 ऑब्जर्वेशंस आपको दे रखी हैं। तो यार सबसे पहली चीज़ जो हम लोग इस डायग्राम को देख के करेंगे वो क्या होगी, वो ये होगी कि हमारे पास राइट साइड पे क्या है, राइट साइड पे हमारे पास बी है और लेफ्ट साइड पे हमारे पास ए है। राइट साइड बी है और उसका टेम्परेचर देखो, ग्राफ किसका है, टेम्परेचर वर्सेस मोल कॉम्पोजिशन है। तो टेम्परेचर आपका जो बी का बॉइलिंग पॉइंट का अगर मैं बात करता हूँ इस पॉइंट पे बी का बॉइलिंग पॉइंट आप देख पा रहे हो ज़्यादा आ रहा है एज कम्पेयर टू ए का। तो मुझे पता है कि जो बॉइलिंग पॉइंट होगा किसका, बी का, वो ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू बॉइलिंग पॉइंट ए। तो अगर बॉइलिंग पॉइंट बी का ज़्यादा है तो मुझे पता है वेपर प्रेशर एकदम ऑपोजिट होता है, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि पी नॉट ए जो वेपर प्रेशर ए का होगा
वो क्या हो जाएगा, वो ज़्यादा हो जाएगा एज कम्पेयर टू पी नॉट बी। और आज की क्लास में हमने यही चीज़ पढ़ी थी कि जिसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है वो कहाँ पे आता है, वो आता है डिस्टिलेट में, और जिसका वेपर प्रेशर कम होता है वो कहाँ पे आता है, वो आता है रेजिड्यू में। तो ये चीज़ मुझे अब क्लियर हो गई, और ये हम लोग ऑलरेडी सबसे पहले टॉपिक बना किया था और ग्राफ भी हमने इसका पढ़ा था। तो अब ऑप्शंस देख लेते हैं, पूछ रहे करेक्ट कौन सा इनमें से, ठीक है। तो कंपोजिशन ऑफ द रेजिड्यू विल अप्रोच प्योर लिक्विड बी ओनली। तो यार यहाँ पे वर्ड आ गया हमारे पास ओनली। ओनली में प्रॉब्लम है कि हमें पता है कि अगर जो रेजिड्यू में कौन जा रहा है, बी जा रहा है, डिस्टिलेट में ए जा रहा है, तो ऑब्वियसली रेजिड्यू में ये बोल भी रहा है कि रेजिड्यू में कौन जा रहा है, बी जा रहा है, वो पॉइंट सही है, लेकिन ओनली वो नहीं हो रहा, आपका डिस्टिलेट में भी तो ए जा रहा है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी कंप्लीटली करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं, दैट इज कंपोजिशन ऑफ डिस्टिलेट विल अप्रोच प्योर ए ओनली, अगेन ओनली आ गया, तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट नहीं होगी। थर्ड स्टेटमेंट है, दैट इज कंपोजिशन ऑफ द डिस्टिलेट एंड रेजिड्यू विल अप्रोच प्योर ए एंड बी रिस्पेक्टिवली, और ये सबसे ज़्यादा एक्यूरेट स्टेटमेंट लग रही है मुझे, क्यों, क्योंकि ए मेरा डिस्टिलेट में जा रहा है, ये सही है, और बी मेरा किस में जा रहा है, रेजिड्यू में जा रहा है, ये भी सही है, तो दिस इज द मोस्ट एक्यूरेट स्टेटमेंट। अगला है, नाइदर ऑफ द कंपोनेंट्स कैन बी ऑब्टेन्ड इन प्योर स्टेट, तो ये तो बिल्कुल गलत है, हमने ऑलरेडी इनको प्योर स्टेट में ऑब्टेन किया है, तो ये आंसर इसका हो जाएगा जी सी। तो मोस्ट एक्यूरेट आंसर हमें देखना है, वो आंसर हमारा सी आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एन एजियोट्रॉपिक मिक्सचर ऑफ वाटर इथेनॉल इज लेस देन दैट ऑफ वाटर एंड इथेनॉल, ये हमने देख लिया है, दैट इज जो मेरे पास वाटर होता है और जो मेरे पास इथेनॉल होता है, ये कैसा बनाता है, ये बनाता है हमारा मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। तो अगर मेरे पास मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप आता है, और मैंने ये चीज़ बताई थी आपको कि ये कैसे बनते हैं, ये ऑपोजिट वाला केसेस बनता है, दैट इज अगर मिनिमम आता है तो वहाँ पे कौन सी डेविएशन शो होती है, वहाँ पे डेविएशन शो होती है पॉजिटिव डेविएशन, तो पॉजिटिव डेविएशन हमारी होगी अब की बार। तो ऑप्शंस हैं, देन द मिक्सचर विल शो नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, नहीं। द मिक्सचर विल शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, बिल्कुल सही। द मिक्सचर विल शो नो डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, नहीं। नो डेविएशन तो आपकी आइडियल सॉल्यूशंस में आती हैं, और हम लोग एक एजियोट्रॉप की बात करते हैं, और अपने को पता है जो एजियोट्रॉप जहां भी बनता है वो एक नॉन आइडियल सॉल्यूशन होता है, ठीक है। चलो जी, और लास्ट है, द मिक्सचर कैन बी कंसिडर एज एन ट्रू सोल्यूशन, वही वाली बात बोल रहा है कि ट्रू सोल्यूशन का मतलब क्या होता है, आइडियल सोल्यूशन। तो आइडियल सोल्यूशन की प्रॉपर्टी शो करता है क्या, एजियोट्रॉप। अभी अभी मैंने बात किया कि जहां पे भी एजियोट्रॉप आएगा वो है एक नॉन आइडियल सोल्यूशन होता है, और नॉन आइडियल सोल्यूशंस हमारे ट्रू सोल्यूशंस नहीं होते, तो ये स्टेटमेंट भी हमारी हो जाएगी गलत, ठीक है। चलो नेक्स्ट पार्ट ट्राई करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विच विल फॉर्म मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। तो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप का हमने एग्जांपल लिया था आज की क्लास में, दैट इज HNO3 प्लस वाटर का, और मुझे ये भी पता है ये किस टाइप का बनाता है, ये जो डेविएशन कैसी आती है यहाँ पे, अगर मैक्सिमम आ रहा है तो डेविएशन आ जाती है हमारे पास नेगेटिव, तो नेगेटिव डेविएशन होगी राउल्ट्स लॉ से, और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप होगा। आपसे पूछ क्या रहा था, आपसे ऑप्शंस पूछ रहा था कि कौन सा शो करता है, तो एग्जांपल्स पूछ रहा है आपसे मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप के। तो पहला है हमारे पास बेंजीन एंड टोलुइन, तो बेंजीन और टोलुइन हमारे आइडियल डेविएशन शो करते हैं, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। सेकंड है HNO3 प्लस वाटर, और ये एग्जांपल हमने लिया तो ये सही हो जाएगा। थर्ड है इथेनॉल प्लस वाटर, तो इथेनॉल प्लस वाटर हमारा पॉजिटिव डेविएशन शो करता है, दैट इज मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप शो करता है, तो ये नहीं होगा। लास्ट है N-हेक्सेन एंड N-हेप्टेन, तो N-हेक्सेन और N-हेप्टेन कैसे शो करते हैं, ये भी अगेन आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Azeotropic mixture of water and ethanol boils at 351 Kelvin. By distilling the mixture, it is possible to obtain, ठीक है, बोल रहे हैं हमारे पास एक एजियोट्रॉप है वाटर का और इथेनॉल का, तो एजियोट्रॉपिक कॉम्पोजिशन अटेन हो रखी है, बोलते हैं इसको अगर डिस्टिल करेंगे तो क्या मिलेगा। तो यार यही चीज़ तो एजियोट्रॉप की डेफिनेशन है कि एजियोट्रॉप ऐसी चीज़ है जिसको डिस्टिल कर लो, हीट कुछ भी कर लो, इसकी कॉम्पोजिशन चेंज नहीं होगी, तो ये एजियोट्रॉप ही रहेगा, इसी कॉम्पोजिशन में रहेगा। तो बोलता है इज इट पॉसिबल टू ऑब्टेन प्योर इथेनॉल, तो ये आंसर नहीं होगा, प्योर कंपोनेंट्स ऑब्टेन हो ही नहीं सकते, प्योर वाटर भी ऑब्टेन नहीं होगा, नाइदर इथेनॉल नोर वाटर, एग्जैक्टली ये ऑप्शन हमारा होगा। और अगला है बोथ इथेनॉल एंड वाटर इन प्योर स्टेट, इंडिविजुअली नहीं मिल रहे तो बोथ कहाँ से मिलेंगे, तो ये ऑप्शन भी हमारा हो जाएगा गलत। नेक्स्ट चलते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, an azeotropic mixture of two liquids has boiling point higher than either of them। तो अगर boiling point higher है तो हमें किस टाइप का होगा, वो होगा maximum boiling azeotrope,
तो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप की बात कर रहा है, और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप में अपने को पता है किस टाइप की डेविएशन, मैक्सिमम वर्ड आ जाएगा तो हम लोग सीधा सीधा बोल देंगे नेगेटिव डेविएशन। ये तो ट्रिक बता दी याद करने की, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ। तो नेगेटिव डेविएशन वाला ऑप्शन देखना है, दैट इज इट शोज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। इट शोज नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। शोज आइडियल बिहेवियर, वही वाली बात, एजियोट्रॉप हमारा कैसा होता है, नॉन आइडियल होता है, तो आइडियल बिहेवियर का सवाल ही नहीं उठता। इज सैचुरेटेड, ये भी कोई बात नहीं हुई। ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका बी, दैट इज इट शोज नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। सो विद दिस लेट्स एंड द टॉपिक, लेट्स एंड द डिस्कशन। एजियोट्रॉप अब आपको इजी लगेगा, अब आपको सिंपल लगेगा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर दिया जाता है, इतना मुश्किल नहीं है। हम लोग बस सिंपल सी बात है, अगर एक बार कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो कैसा मर्जी क्वेश्चन आए हम इसको अब सॉल्व कर सकते हैं। और हमने ऑलरेडी 4-5 क्वेश्चंस किए भी, हमें दिख गया कि क्वेश्चन ज्यादा मुश्किल नहीं आते। डू सब्सक्राइब, डू लाइक, और अगर आपको नेक्स्ट टॉपिक्स कुछ करने हैं तो वो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।